हेलो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हम पढ़ रहे हैं और इससे पीछे वाले वीडियो के अंदर हमने ये पढ़ा था सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। ठीक है, इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए करेंगे। दो पार्टिकल्स के लिए पीछे वाले वीडियो के अंदर आपने देख लिया था, जैसे मैंने लिख रखा है आर वेक्टर जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है उसकी वैल्यू आई है m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहां तक हमने किया था। ठीक है, इसके अंदर आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस इसी को कंप्लीट करना चाहेंगे, आगे डिस्कस करना चाहेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। दो के लिए हमने पढ़ लिया, ठीक है, 3 के लिए हो, 4 के लिए हो, 5 के लिए हो, तो आप क्या करेंगे, इसलिए हम ले लेते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं एक बॉडी है, जेड कोऑर्डिनेट भी ले लो, यदि दे रखा होगा तो जेड कोऑर्डिनेट भी ले लेंगे। ये कोई बॉडी है जिसके अंदर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। m1 मास है यहां पे मान लो, m2 मास है सपोज, m3 मास है सपोज, एंड सो ऑन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक, किसी भी पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर होगा सेंटर ऑफ मास का। ठीक, इसके लिए मान लेता हूं ये है r1 वेक्टर सपोज, ये है r2 वेक्टर मान लिया, ये हम r2 वेक्टर मान लेते हैं। ये r3 वेक्टर मान लेते हैं, एंड सो ऑन आएगा। और ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास जिसको हमने कैपिटल R से लिख लिया, या R ऑफ CM से भी लिख लेते हैं, कैपिटल R से लिख लिया। तो अब यहां से समझना बेहद सिंपल सी बात है, जैसे दो पार्टिकल्स के लिए हमने किया पढ़ा अभी अभी, R वेक्टर बराबर क्या था, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। 3 के लिए क्या होगा, प्लस m3 r3 डिवाइडेड बाय प्लस m3 एंड सो ऑन mn rn ये आए। ठीक है, इसको लिख लो उसी तरह से जैसे उसमें किया था, वैसे के वैसे करना है। F1 F2 एंड सो ऑन Fn, हर एक पार्टिकल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगानी है, इंटरनल फोर्सेज एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अंदर इंटरनल फोर्सेज का कोई रोल नहीं होता, हमने पढ़ लिया, क्योंकि वो पेयर्स के अंदर होती है, पेयर्स के अंदर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये आया, समझ गए होंगे। एन के लिए इसको समेशन के टर्म में लिखते हैं, जैसे समेशन का मतलब समझना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 100 तक है। तो कैसे लिखते हो आप, समेशन, क्या लिख दिया यहाँ पे आई, क्या लिख दिया समेशन, यहाँ पे क्या लिख दिया आई, और आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के कहां तक है, 100 तक। ये समेशन लिखते हैं। तो लिखा होगा आपने, पता भी होगा, मैथमेटिक्स के अंदर आता है, तो इसको समेशन के टर्म में लिखना है। तो क्या लिखोगे, आर वेक्टर बराबर समेशन ओवर, देखो m1 m2 m3 है तो mi, r1 r2 r3 है ri, पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर लगा रखा है, लगा दो तुम। i कहां से कहां तक गया, 1 to n डिवाइडेड बाई ये क्या है, समेशन ओवर m1 m2 m3, तो क्या लिख दोगे mi, i कहां से कहां तक, 1 to n। ठीक, यहां से समझो, इसके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस एंड सो ऑन,
mn। क्या टोटल मास नहीं मान ले कैपिटल M? जैसे m1 प्लस m2 कैपिटल M माना है, इसको मान लो टोटल मास। क्या ये समेशन ओवर mi नहीं है? डेफिनेटली समेशन ओवर mi i1 to n, ये कैपिटल M के बराबर हो गया, इसको भी लिख दो कैपिटल M। तो r वेक्टर ये आ गया समेशन ओवर i1 to n mi वेक्टर डिवाइडेड बाय कैपिटल M, ये ठीक है, इसको लिख लो, इसको आप लिख लो। ये n पार्टिकल्स के लिए सेंटर ऑफ मास आया, ये सिस्टम ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए। पोजीशन वेक्टर की टर्म में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की टर्म में लिखना चाहें तो जैसे ये r1 r2 r3 सारे क्या हैं, पोजीशन वेक्टर्स हैं, उसकी टर्म में हमने लिख दिया। इसी को यदि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिखना चाहें तो कैसे करेंगे? तो सेंटर ऑफ मास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर कैसे लिखोगे? तो इसको यहां तक लिख लिया होगा अपने पास। अब सारा का सारा काम यहां से होगा, इस फार्मूले से होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी बॉडीज का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए ये जो फॉर्मूले लिखवा रहा हूं बहुत काम आएंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, समझना ध्यान से। आर वेक्टर मेरे पास ये आया है समेशन i1 to n mi ri वेक्टर डिवाइडेड बाय कैपिटल M, या समेशन mi लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये टोटल मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। M क्या है? टोटल मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ध्यान से समझना। आर वेक्टर को क्या लिखोगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आर आई वेक्टर को क्या लिख दोगे? एक्स आई आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप। नहीं लिख सकते क्या? सिंपल सी बात है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखते हो, और इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना बता रखा है। हर एक का स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सारे का अंडर रूट ले लो। ठीक है, ऐसे करते हैं। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जेड के कैप इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखिए समेशन ओवर i1 to n mi आर आई वेक्टर की जगह ये वाला लिख दो, एक्स आई आई कैप वाई आई जे कैप जेड आई के कैप, और डिवाइडेड बाय कैपिटल। कंपेयर करो कोफिशिएंट्स को। आई कैप का इधर कोफिशिएंट क्या हो गया? एक्स। एक्स इधर क्या है आई कैप का? देखो समेशन ओवर एम आई, समेशन और एम आई सभी के साथ है, तो समेशन ओवर एम आई एक्स आई। आई कैप का कोफिशिएंट यही होगा, समेशन ओवर एम आई एक्स आई i1 to n डिवाइडेड बाई m। तो x क्या लिख दोगे? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस एंड सो ऑन प्लस mn xn डिवाइडेड बाई कैपिटल। हो गया नहीं हो गया? या ये लिख दो m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन mn तक लिख सकते हैं। सिमिलरली y क्या लिख दोगे? समेशन ओवर i1 to n mi yi, तो क्या लिख दोगे? m1 y1 m2 y2
प्लस एंड सो ऑन MN/YN डिवाइडेड बाई M। इसी तरह से Z क्या लिख दोगे, MI/ZI I1 to N डिवाइडेड बाई M। तो Z क्या आ गया यहां से, M1Z1 प्लस M2Z2 प्लस एंड सो ऑन MNZN डिवाइडेड बाई कैपिटल। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हो गए सेंटर ऑफ मास के। सेम उसी तरह से लिखा है जैसे आपने R वेक्टर लिखा था M1R1 प्लस M2R2, उसी तरह से X और Y कोऑर्डिनेट्स ही हमने सारे लिख दिए। ठीक है, इस तरह से हमें लिखना है। समझ गए होंगे, इसको लिख लो। बहुत आसान सी बात है, जैसे आपने क्या लिखा था M1R1 प्लस M2R2 लिखा था, उसी को R को मैंने X, Y और Z के टर्म्स में लिख दिया, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में R वेक्टर को आप क्या लिखते हैं, XI कैप प्लस YI कैप प्लस ZK कैप। इसी तरह से ये सारा का सारा हमने लिखा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास हुए ये। अब यदि कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में लिखोगे तो कैसे लिखेंगे, यहां तक नोट करो। फिर सेंटर ऑफ मास लिखते हैं कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। ये लिख लिया होगा आपने। Center of mass of a body for of continuous mass distribution. Continuous mass distribution. CONTINUS देख लेने पर स्पेलिंग क्या है, NUOUS स्पेलिंग का। हालांकि फिजिक्स में इतना ज्यादा रोल होता नहीं है, फिर भी ठीक लिखना चाहिए। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस मास का मतलब क्या है, पहले तो ये तो पता हो। जैसे कोई भी बॉडी ले, जैसे ये बॉडी ले, एक रेगुलर शेप की बॉडी को हम कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन कह देते हैं कि बराबर बराबर सब जगह मास डिस्ट्रीब्यूट हो। ये बॉडी है, ठीक है, ये टुकड़ा लें इसका, या ये टुकड़ा लें इसका, ये टुकड़ा लें इसका, ये टुकड़ा लें इसका, ये टुकड़ा लें, छोटे छोटे कितने भी टुकड़े ले लो, सभी का मास क्या होगा, बराबर। मतलब हर पॉइंट तक मास बराबर बराबर भागों में बटा हुआ है। ठीक है, हम उसे क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। समझ रहे होंगे। ठीक है, जैसे ये भी समझ सकते हैं, मान लो ये अपने पास एक कोई रूम है, ठीक है, हमें 50 चेयर लगानी है यहाँ, तो 50 चेयर के का मतलब क्या करोगे, 5-5 चेयर्स की क्या 10 रो बना दो, या 10-10 चेयर्स की क्या 5 रो बना दो। ये नहीं है एक रो के अंदर क्या 10 डाल दी, दूसरे में 3 डाल दी, दूसरे में 5, इस तरह वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। यदि हम मतलब एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलें तो, ठीक है, तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, बराबर बराबर हर जगह पे थोड़ा थोड़ा जितना चाहिए उतना उतना मास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसके लिए आप जो फॉर्मूला याद रखोगे वो समझ लीजिए। जैसे उसके अंदर हम स्मॉल मास लेंगे dm, क्या लेंगे dm, तो उसके लिए हमें इंटीग्रेशन या समेशन करना होता है। तो जैसे x कोऑर्डिनेट लिखोगे, क्या लिखोगे, x कोऑर्डिनेट लिखोगे सेंटर ऑफ मास का x इंटू dm डिवाइडेड बाय टोटल मास। y कोऑर्डिनेट लिखोगे सेंटर ऑफ मास का y इंटू dm डिवाइडेड बाय टोटल मास। और z कोऑर्डिनेट लिखोगे सेंटर ऑफ मास का
तो जेड इंटू डीएम डिवाइडेड बाई टोटल मास। ठीक, ये लिख सकते हैं, क्योंकि समेशन को आप इंटीग्रेशन के टर्म में चेंज कर देना, बस इतना ही है। ठीक है, समेशन को किसके टर्म में, इंटीग्रेशन, क्योंकि हम समेशन तो निकालना हमारे लिए पॉसिबल होगा नहीं, हाँ इंटीग्रेशन निकालना हमें आता ही है। ठीक है, समझ गए नहीं समझ गए, मीन्स x इंटू एम है, समेशन ओवर एम आई एक्स आई है, जैसे एम आई एक्स आई। ठीक है, तो इसको लिख देना x इंटू डी एम इस तरह से, समेशन ओवर एम आई वाई आई है जैसे, तो इसको लिख देना क्या, y इंटू डी एम। ये इक्विवेलेंट है, जैसे बराबर भी नहीं कह सकते क्योंकि डिफरेंस होता है। इसी तरह से जेड आई की टर्म में लिखोगे तो जेड इंटू डी एम का ये लिख देंगे। तो ये कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे किसी भी बॉडी का, जैसे हेमिस्फीयर का निकालना होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास, तो आप क्या करेंगे, कोन का निकालना होगा तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, डिस्क का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हाफ डिस्क का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, तो ये चीजें वहां पे काम आएंगी। ठीक है, वो आसान सी बात है, कोई खास बात नहीं है, वो की वही बातें हैं, कोई इतना ज्यादा कोई मतलब अलग डिफरेंट है नहीं। हाँ, इंटीग्रेशन लगा दिया, बस इतना हमने यहाँ पे किया है, इंटीग्रेशन का ही यूज किया है, ज्यादा कुछ यूज हमने किया नहीं है। ठीक है, इतना इसको लिख लो। और यदि सेंटर ऑफ मास आपका कहां आ जाए, ओरिजिन के ऊपर आ जाए, तो इन सब की वैल्यू जीरो हो जाएगी। एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, वाई कोऑर्डिनेट जीरो और जेड कोऑर्डिनेट भी जीरो, यदि ओरिजिन पे ऊपर आ जाए। जैसे मान लो एक्स कोऑर्डिनेट ओरिजिन पे हो तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट किस पे आ जाए, ओरिजिन पे आ जाए तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से। और पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास ही ओरिजिन में आते, तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ये भी नोट डाल के लिख लेना, इफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी lies at origin, if center of mass of a body lies at origin, तो तीनों कोऑर्डिनेट्स आपके जीरो हो जाएंगे। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी लाइज एट ओरिजिन, तो आपका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो, x डीएम जीरो आ जाएगा, y डीएम जीरो आ जाएगा, z डीएम जीरो आ जाएगा। इस तरह से आप क्या लिख सकते हैं, इसको भी नोट कर लेना, छोटी सी बात है, कोई भी मतलब पॉइंट ओरिजिन पे होगा तो की बात है। ठीक, मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करेंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास, उसी चीज को थोड़ा थोड़ा बस लिखना है और कोई बात नहीं है, बात वही आएगी। मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास के अंदर रिलेशन आ जाएगा दोनों में। थोड़ा सा समझना क्या लिखेंगे, देखो आर वेक्टर मेरे पास ये आया है, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन mn rn वेक्टर डिवाइडेड बाय कैपिटल M, यही आया है। m को इधर ले आओ, एम आर वेक्टर m1 r1 प्लस
M2R2 MnRn या दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो। तो m dr वेक्टर बाई dt m1 dr1 बाई dt प्लस m2 dr2 बाई dt प्लस एंड सो ऑन mn drn बाई dt। नहीं लिख सकते क्या? डिफ्रेंशिएट कर दिया दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। dr बाई dt क्या बन गया? वेलोसिटी। dr1 बाई dt फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी, सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स नहीं आ गया क्या? यही मोमेंटम कंजर्वेशन। टोटल मोमेंटम जो आया वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मोमेंटम के सम के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया। ठीक है, समझ गए? छोटी सी लाइन और ऐड कर देता हूं इसके अंदर। इस p वेक्टर को क्या नहीं लिख सकते? यही तो लिखा है m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कह सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही है। इसमें एक बार और जैसे इसकी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। इसको क्या कर दो? एक बार और डिफरेंशिएट कर दो इसी को। m d सेंटर ऑफ मास बाई dt, यही आएगा। m1 dv1 बाई dt प्लस m2 dv2 बाई dt प्लस एंड सो ऑन प्लस mn dvn बाई dt। क्या ये एक्सेलरेशन के बराबर नहीं हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर होती है? एक्सेलरेशन के बराबर। अरे होती है या नहीं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो होता है वेलोसिटी के बराबर, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? एक्सेलरेशन के बराबर। ठीक है, क्या ये F1 नहीं हो गई? ये F2 नहीं हो गया? और ये Fn हो गया। क्या मैं इसको F टोटल नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? यहां तक आ गए। समझ गया नहीं समझ गए? यहां से सुन लो, यदि किसी भी सिस्टम के ऊपर फोर्स ही ना लगाएं, इफ F टोटल बराबर 0, तो ये वाला फैक्टर 0, m तो 0 हो नहीं सकता, इसको 0 होना पड़ेगा। और किसी क्वांटिटी का यदि डिफरेंशिएशन 0 होता है तो वो क्वांटिटी क्या होती है? कांस्टेंट। क्या होती है? कांस्टेंट। तो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज 0। ये लिख लेना, ये लिख लेना। ठीक है, समझ गए होंगे? क्या लिखोगे? यहां पे लिख लेना एक लाइन, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज 0। नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज 0, then velocity of center of mass is constant। velocity of center of mass is constant, वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ये आपका मोमेंटम कंजर्वेशन था। और मोमेंटम भी फाइनल मोमेंटम किसके बराबर? इनिशियल मोमेंटम के बराबर आ तो गया। तो मोमेंटम क्या है? कंजर्व्ड है। कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम यही तो था
कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट होगा। कब? जब उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या लगाओगे? 0। बात वही है, क्योंकि मास तो पहले से ही कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो गई जब मोमेंटम क्या हो गया? कंजर्व्ड हो गया। ठीक, लिख लो इस बात को भी। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। इसके ऊपर हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट करो, कर लिया होगा। अब एक क्वेश्चन लिखिए, कोऑर्डिनेट्स निकालने कैसे हैं, उसके ऊपर सेंटर ऑफ मास फिर आप कैसे निकालोगे। एक बेहद सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं, आसान सा। ये कह रहा है कि 3 पार्टिकल्स हैं, 3 पार्टिकल्स ऑफ मास इज 3, 4, 5 किलोग्राम। 3 particles of mass is 3 kilogram, 4 kilogram and 5 kilogram are located at 3 corners of a triangle, 3 corners of an equilateral triangle of side 1 meter. Of an equilateral triangle of side 1 meter. Locate the center of mass of the system. Center of mass of system. ठीक, क्या दे रखा है? एक ट्राइंगल दे रहा है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, यहां पे दे रखा है M1, M2 और M3। यहां है M1, ओरिजिन मान लेता हूं, पॉइंट ए मान लेते हैं M2, पॉइंट बी मान लेते हैं M3, यहां पे दिया। और M1 की वैल्यू है 3 किलोग्राम, M2 है 4 किलोग्राम और M3 है 5 किलोग्राम। और जो साइड है वो ये भी L, ये भी L और ये भी L, तो L की दे रखी है वैल्यू 1 मीटर, ये हुआ। ठीक, हमें क्या चाहिए? सेंटर ऑफ मास चाहिए। ठीक है, सेंटर ऑफ मास चाहिए। ठीक, प्लेन के अंदर हो गया, तो x और y दो ही क्या आएंगे? कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो इसके अंदर आप देखो, कोऑर्डिनेट समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बेहद आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा यदि कोऑर्डिनेट समझ आ गए। ओरिजिन है, ओरिजिन के ऊपर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0, 0। बी की कोऑर्डिनेट्स बोलो, यहां से यहां तक x कोऑर्डिनेट हो गया, x किसके बराबर है? L के बराबर है। इसका y कोऑर्डिनेट्स कितना है? 0। y कोऑर्डिनेट कितना है? 0 है ही नहीं y के ऊपर। इस पे आ जाओ, A पॉइंट पे। x कोऑर्डिनेट तो यहां से यहां होगा, कितना हुआ? अरे आधा हो गया, तो x/2। y कोऑर्डिनेट बोलो यहां से यहां तक, ये वैल्यू है, सॉरी L/2, L/2 ये निकालना है हमें। देखो ये दे रखा है L, ये कितना हो जाएगा? ये टोटल L है, तो यहां से यहां तक ये कितना हो गया? L/2। तो क्या ये साइड नहीं आ जाएगी? क्या ये वाली आ जाएगी ना, इसका y कोऑर्डिनेट। तो यहां पे इसको मान लेता हूं y', तो y' किसके बराबर आएगा? L² माइनस L²/4 का अंडर रूट। नहीं होगा क्या? अरे ये L/2 हो गया, L/2 का स्क्वायर क्या आएगा? L²/4। निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज दे रखा है, बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर निकाल लो।
पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये आ जाएगा 4 एलसीएम 4l² माइनस l² 3l², रूट 3l/2। 4 का अंडर रूट कितना हो गया, इसका y कोऑर्डिनेट हो गया रूट 3l/। अब कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है, आ जाएंगे। x1 कितना हुआ 0, x2 कितना हुआ l, और x3 कितना हुआ x कोऑर्डिनेट के लिए सोल्व कर लो, क्या आएगा। और l की वैल्यू भी दे रखी है 1 मीटर, पुट कर देंगे। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 कितना है 3, x1 कितना है 0, m2 कितना है 4, x2 कितना है x2l की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, प्लस m3 कितना है 5, x3 कितना है l/2 का मतलब 1/2 डिवाइडेड बाय टोटल मास जोड़ दो 3 + 4 7, 7 + 5 12। सोल्व नहीं कर सकते क्या, 4 + 5/2 कितना हो गया 2.5 डिवाइडेड बाय, और ये हो गया 6.5 डिवाइडेड बाय 12। ये आंसर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख दो, जैसे चाहे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देना। 6.5 को 12 से डिवाइड करोगे तो 12 × 60, तो 0.5 5 0 12 48 0.54 मीटर आया। समझ आया एक पार्ट हुआ इसका। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट करो, इतना लिख लो एक बार इसको, फिर हम इसका y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। हम इसका क्या y कोऑर्डिनेट सोल्व करेंगे। तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ y कोऑर्डिनेट, इतना लिख लिया। बेहद सिंपल सी बात है। y कोऑर्डिनेट के लिए समझना, y कोऑर्डिनेट के लिए समझना, y1 कितना है 0, y2 कितना है 0, y3 कितना है √3l/2। हो गया काम। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 y1 m2 y2 m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ये y1 0, तो ये भी 0, ये भी 0। m3 की वैल्यू कितनी है 5, और इंटू y3 √3l की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2, टोटल मास है 12। नहीं हुआ 5 इंटू √3, ये 2 नीचे चला गया, 12 के साथ मल्टीप्लाई 5 इंटू 1.73 डिवाइडेड बाय 24, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना, 5 × 3 = 15, 35 और 35 136, और ये 8। ठीक है, इसको 0.3 मीटर के आसपास आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर है। ये अपना आंसर आया। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स और फिर सिस्टम ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हमने काम किया, और एक क्वेश्चन भी छोटा सा हमने किया। तो इसके ऊपर कुछ एक न्यूमेरिकल्स और भी डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, और आप भी कोशिश करा करो क्वेश्चंस करने की, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, इसमें प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस आपकी दी हुई है हर बुक के अंदर। तो साथ साथ कुछ एक न्यूमेरिकल्स करने की आदत डाल लो, ठीक है ना, ताकि हमारा काम चल जाए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके ऊपर और भी हम क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इसको एक बार सेंटर ऑफ मास को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन, हर कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन आते ही आते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, क्योंकि डिफरेंट टॉपिक है हट करके। आई होप समझ आ रहा होगा आपको। थैंक यू।
आज के लिए